एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सलाम कहानी, जो अभी हाल ही में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में बदलाव के कारण शामिल हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है ये। किस प्रकार से निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग के लोगों को सलाम करने की एक रस्म सी लगा दी गई है, उसके बारे में ये कहानी है। कहानी को संपूर्ण पढ़ते हैं। लगभग 10 पेज की कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। जहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रहेंगी वहाँ पर अंडरलाइन करते चलेंगे और कहानी को पूरा पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। पात्रों को भी हम लिखते चलेंगे आगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी सलाम कहानी। शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए। ज़्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हो रही। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रमुख पात्र में कौन कौन है, हरीश और कमल। ये 2 पात्रों को दिखाया गया है और कमल उपाध्याय है और हरीश यहाँ पर उसका साथी। फेरों से लौटकर वे बरामदे में ऐसी जगह तलाशने लगे जहाँ थोड़ी देर पीठ टिकाकर पाँव सीधे किए जा सकें। छोटे से बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग मुड़ मुड़कर सोए हुए थे कि कहीं ऐसी जगह बची ही नहीं थी खुलकर लेटा जा सके। बारात ठहरने के लिए स्कूल का बरामदा ही मिल पाया था और प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी, लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदारी में चले गए। काफ़ी भागदौड़ के बाद भी चाबी नहीं मिली। आखिरकार हार कर बारात को बरामदे में ही ठहराना पड़ा। स्कूल में जो हैंडपंप था, एक रात पहले किसी ने उसका हत्था और वाल्व भी खोल लिए थे। पानी के लिए पीने का जो पानी था उसका कोई इंतजाम वहाँ नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2 मिट्टी के घड़े ही मिल पाए थे। पहले की ये विवाहों की समस्या के साथ यहाँ पर पहले के लोग देखेंगे आप तो स्कूल में ही बारात टिकवाने का काम करते थे और हैंडपंप के पानी से ही काम चलाते थे। तो उस समय की व्यवस्थाओं का संपूर्ण यहाँ पर वर्णन हुआ है। रोशनी के नाम पर सिर्फ अंधेरा ही था। सड़क के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर हर अंधेरे में तब्दील हो गई थी। हरीश ने दूल्हेपन के भार को उतारकर दीवार के सहारे पीठ टिका दी। कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होगे, तुम्हें तो यहाँ काफ़ी अटपटा लग रहा होगा। कमल ने मोजे और जूते सहजते हुए कहा, रात भर की ही तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज ही है। कैसा लग रहा है? हरीश ने कमल को अपनी ओर खींचा। कैसा क्या? हालत दयनीय है। कितना धैर्य है लोगों में। कमल ने गहरी सांस ली। बरामदे के किनारे पर 2 बुजुर्ग अभी तक जगे थे। रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे। हरीश और कमल की वार्तालाप सुनकर उनकी ओर मुखातिब हुए। उनमें से एक बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? हाँ ताऊ जी, उत्तर कमल ने दिया। कौन बिरादर हो? देखिए, यहीं से ही जाति की व्यवस्थाओं का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो पहले किसने पूछा था? ताऊ जी ने पूछा है, ये भी विशेष ध्यान देना है। ताऊ क्या इतना काफ़ी नहीं है कि यह मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हरीश ने नाराज़गी व्यक्त की। बुजुर्ग किसी ज़माने में अंग्रेज अफसर की सेवा टहल में थे। जब भी मौका मिलता दिखाने की कोशिश करते। मैंने कोई इंसल्ट बात कही है क्या जो बुरा मान गए? बुजुर्ग चुपचाप हो गया। तो पूछिए, कमल ने विनम्रता दिखाई। बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हरीश सो गए क्या? सुबह क्या होगा? हरीश की आंखों में नींद भरी हुई थी। अलसाए स्वर में बोला, सुबह क्या मतलब? हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी, चाहे देर रात 2 बजे सोऊं। नींद 5 बजे ही टूट जाती है।
माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ लग जाती है। उनकी खटर पटर से मैं भी उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसा चल रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है, यदि 6 बजे तक चाय न मिले तो सिर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ सुनाई। यहाँ सुबह 6 बजे चाय कहाँ मिलेगी? हरीश ने असमर्थता जताई। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी जो अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले, बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है? कमल ने उत्सुकता दिखाई। पास ही है, शाम को मैंने वहां से बीड़ी का बंडल खरीदा था। सामने जो गली है उससे सीधे चलते आना, गली खत्म होते ही सड़क है और वहीं पर एक दुकान है, बुजुर्ग ने बताया। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग अजीब सी बुक्कल मारे आ जा रहे थे। रात वाली चहल पहल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। खड़ंजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते बचाते यह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के पार एक छप्पन नुमा दुकान थी जिसमें एक किनारे पर भट्टी बनी थी। भट्टी के साथ ही एक चबूतरा भी था जिस पर लकड़ी के खोखे में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियां रखी थी। साथ ही 2-3 बदरंग से डिब्बे रखे थे। भट्टी में सुलगते कोयले से गहरा काला धुआं निकल रहा था जिसका कसैलापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सिने तारिका का अर्धनग्न बदरंग कैलेंडर टंगा था जो धूल और धुएं के हमलों से मटमैला हो गया था। भट्टी के पास ही एल्युमिनियम की बड़ी सी केतली रखी थी जिसका रंग स्याह काला पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कप प्लेट और शीशे के एक जार में कुछ बिस्किट पड़े थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। तो यहाँ पर कवि ने पूरे चाय की दुकान की क्या स्थिति रहती है पूरा वर्णन कर दिया और उसके साथ उसके कमियों को भी। आसपास मक्खियों के झुंड से झुंड भिनभिना रहे थे। चबूतरे पर एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मैले चिकटे कपड़ों में उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथ पैरों की नसें उभरी हुई थी जैसे किसी ने शरीर का मांस उतारकर त्वचा हड्डियों में चपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कस खींचा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जेहन में माँ का ख्याल आ गया। यदि इस समय घर पर होता तो माँ गर्म गर्म चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी माँ का कोई न कोई श्लोक दोहराती रहती। तो यहाँ पर बनने वाला प्रश्न है, चाय बनाते समय माँ क्या करती थी? तो कोई न कोई श्लोक दोहराती रहती थी। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आंखों में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक मुंह पर रखा। कड़वाहट उसके भीतर समा गई थी। कितनी देर लग जाएगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो जाएगी। भट्टी सुलगा दी है, भट्टी सुलगा रही है। बैठो आप, चाय वालों ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। नए दिख रहे हो बाबूजी। कहाँ से आए हो? चाय वालों ने बात शुरू की। देहरादून से। तो कमल कहाँ से आया था? देहरादून से। इसको आप जरूर नोट कर लें। कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है, चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। वह बारात तो चूहड़ों के घर आई है। चाय वालों की जिज्ञासा गोली में बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया था। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया। चाय वाले के हाव भाव थे वो बदल गए थे। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा। कभी इस डिब्बे को उठाकर उधर रख रहा था, कभी मटके से पानी निकालकर कनस्तर में भर रहा था। भट्टी सुलगकर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटें उठ रही थी लेकिन चाय बनने के आसार नहीं पड़ रहे थे।
तो यहाँ पर देखें कि चाय वालों ने क्या कहा, चाय किसके घर, चाय जो पीने आए थे तो उसने क्या कहा कि बारात कहाँ आई थी, तो बारात चूहड़ों के घर आई थी। उसने ऐसा उत्तर दिया। इसको जरूर आप नोट डाउन कर लें। कमल का गला खुश्क होने लगा, भट्टी तो धधक गई। एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लगा हुआ था। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई चाय बना दो, चाय वाले ने वहीं से जवाब दिया। तुझे यहाँ चाय ना मिलने की। चाय वालों की आवाज़ में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। कहा था, और इब कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगी, चाय वालों ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके ठीक सामने तनकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ कूल्हों पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यूं पैसे शहर में जाके दिखाना, 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पे ठाए घूमो। ये शहर नहीं गांव है, यहाँ चूहड़ों चमारों को मेरी दुकान में तो चाय ना मिलती, कहीं और जाके पियो। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। यहाँ पर देखेंगे कुछ अश्लील शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। चूहड़ों और चमारों मतलब चमार की जात को क्या क्या शब्द कहे जा रहे हैं। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को आग्नेय नेत्रों से घूरा, आवाज़ में सख्ती भरकर बोला, चूहड़े चमारों को नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया। कमल को वह असभ्य वनमानुष दिखाई पड़ा। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भबक पड़ा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? इब चूहड़े चमार भी जात पूछने लगे। कलयुग आ गया है, कलयुग। हाँ, कलयुग आ गया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते ही होगे, क्या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा, चूहड़े की बारात में बामन? चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा। शहर में चूतियाँ बढ़ाना, मैं तो आदमी को देखते ही पहचान लूँ कि किस जात का है। चाय वाले ने सेखी बघारी। उसका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वालों की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया, आवाज़ का तेवर चढ़ने लगा। बल्लू रांगड़ का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। अगला देखिए, यहाँ पर पात्र है बल्लू रांगड़, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। माजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चचा कौन है यो? रामपाल को देखते ही चाय वाला और बिफर पड़ा। चूहड़ा है, खुद को बामन बता रहा है, जुम्मन चूहड़े का बाराती है। तो यहाँ पर किसके घर बारात आई थी? तो जुम्मन चमार के घर बारात आई थी। अब तुम लोग ही फैसला करो, जो बामन हैं तो चूहड़ों की बारात में क्यों मुँह पीड़े आया है? जात छिपा के चाय मांग रहा है। मैंने तो साफ कह दी, बुद्धू की दुकान पे तो मिलेगी ना चाय चूहड़ों चमारों को। तो दुकानदार का नाम क्या था? बुद्धू। कहीं और ढूंढ ले जाके। चाय वालों ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। दुबला पतला सा रामपाल सीकिया पहलवान था, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, बारीक मूछें, तेल से चीकट बाल, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर यह अंदाजा बिल्कुल नहीं हो सकता था कि इस 1.5 हड्डी के आदमी का गांव भर में दबदबा है। रामपाल को देखते ही खुसर फुसर एकदम शांत हो गई। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली। उसने उनकी बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला। भाइयों, बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। ओ शहरी जनके, हम तेरे भाई हैं, साले जबान संभाल के बोल, गाड़ में डंडा डाल के उलट दूंगा। जाके जुम्मन चूहड़े से रिश्ता बढ़ा। इतनी जोरदार लौंडिया लेके जा रहे हैं शहर वाले, जुम्मन के तो सींग निकल आए हैं।
अरे लौंडियों को किसी गांव में ब्याह देता तो मारे जैसे का भी कुछ भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा छूटा। आसपास के खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबन जंगल उग गया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों को निगाहें डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने पहली बार अखबार में छपी उन खबरों पर शिद्दत से महसूस किया जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था वह। फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता वह एक ही तर्क दोहरा देता था, हरीश अपने मन से हीन भावना निकालो, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और तुम लोग वहीं के वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर साहस बटोरा और विरोध किया, क्या यही गांव का अतिथि सत्कार है? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या इस गांव की बेटी नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है यह कथन बन सकता है पेपर में, इसे जरूर नोट कर लें। किसने कहा था? तो कमल ने कहा था। कमल आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही रामपाल ने अपने वजूद से ज़्यादा सख्ती से चीख कर बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस ना जा सकेगा, ना वो लौंडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का देकर 56 नुमा दुकान से बाहर कर दिया रामपाल ने। कमल कोई बाविला खड़ा नहीं करना चाहता था। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आ गया। वक्त की नजाकत भापकर चुप रहना ही ठीक लगा। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। चूहड़ा चूहड़ा चूहड़ा, वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नस्तर की तरह उसके जिस्म को चीर कर लहूलुहान कर रहा था। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवासे में पहुंचा। उसकी सांस फूल गई थी। मुंह बुरी तरह से उखड़ा हुआ था जिस पर अभी तक हजारों चींटियां रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहकते लावे सा जल रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है? चेहरा उतरा हुआ है। कुछ नहीं, ठीक है। ठीक हूँ। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतजाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे टिककर बैठ गया, चुपचाप, जैसे विचारों की सुनसान पगडियों पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह खामोश देखकर हरीश ने पूछा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है। कमल ने टालना चाहा। उसके जेहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी, जिसकी स्मृति मात्र से ही उसका शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधा अपने घर ले गया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया। माँ ने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया था। हरीश ने पहला कौर उठाकर मुंह में रखा ही था। कमल की माँ ने पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी, नगरपालिका में सफाई कर्मचारी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हरीश के पिताजी क्या थे? नगरपालिका में सफाई कर्मचारी। हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई। कमल के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजड़ों को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार, जो आगे से किसी हरामी को दोबारा यहाँ लाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहानी में कई प्रकार की अश्लील गालियों का प्रयोग हुआ है। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। वह न रोया, न कोई प्रतिरोध ही कर पाया। सिर्फ फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया। माँ ने हरीश को भी ढेर सारी गालियां देकर घर से भगा दिया। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत हुआ। उसे पहली बार लगा कि कमल और वह दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच कोई फासला है। उसे अपने पड़ोसी सुगना के शब्द याद आ रहे थे। यहाँ पर अगले पात्र का देखेंगे आप, नाम आया है सुगना, इसे भी जरूर आप नोट कर लें। सुगना के शब्द याद आ रहे थे।
बट बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। लेकिन हरीश ने सुगना की बातों कभी अहमियत नहीं दी। कमल उसके लिए अपना था, एकदम सगा, बल्कि अपनों से कहीं ज़्यादा। इस घटना ने हरीश के मन पर कई खरोंचें डाल दी थी। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही। सारा घर दोबारा धोया, गंगा जल छिड़ककर जमीन पर पवित्र की गई। कमल के बाल मन में भी एक बार दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। रात में भी माँ ने बहुत समझाया, ऊंच नीच बताई थी, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा था, अर्थात शांत अवस्था में बैठा था कि जैसे उसका कुछ उससे छूट गया हो। माँ के सारे दाव उसे मनाने में हार गए थे। बेटे, इनके संस्कार गलत हैं, ये छोटे लोग हैं, इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई, लेकिन कमल के अनुभव इन सबसे भिन्न थे। व्यक्ति कर्म के साथ बड़ा होता है, जाति से कभी नहीं। इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखें। इस कहानी का अगर देखा जाए तो मूल उद्देश्य यही बताया जा रहा है। माँ के तर्कों से जब माँ के तर्कों से वह उबने लगा तो उसने माँ से पूछ ही लिया, तुम कभी उनके घर गई हो, उनसे मिली हो? फिर कैसे जानती हो बुरे लोग हैं? माँ अवाक होकर कमल का चेहरा देखने लगी। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं, ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा था, जिसे वह पकड़ना चाहती थी पर उसके पकड़ में नहीं आ रहा था। माँ ने हार कर एक समझौता कर लिया जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं थी। हरीश को खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए थे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चल रहा था जहाँ रोशनी का कोई कतरा दिखाई नहीं देता। उसे हमेशा लगता जैसे वह हरीश से विश्वासघात कर रहा है। कमल को ख्यालों में डूबा देखकर हरीश ने उसे टोका, कहाँ खो गए हो, लो चाय पी लो। एक देहाती लड़का चाय के 2 गिलास थामे खड़ा था। कमल ने एक गिलास उसके हाथ से ले ली। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिर दर्द से थोड़ी राहत महसूस हो गई। सूरज सिर से ऊपर चढ़ गया था। शादी वाले घर में काफ़ी चहल पहल थी। दोपहर के खाने में विशेष इंतजाम किया गया था। पास के कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए कारीगर बुलाए गए थे। एक मोटा ताज़ा बकरा काटा गया था। पके हुए मीट और गर्म मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने और गर्म मसालों की महक लेने के लिए वहाँ बैठे थे और काफ़ी हो हल्ला होने लगा। बच्चों की चिल्लपो लगी थी। बड़े बूढ़े हुक्के की गुड़गुड़ में अपने जमाने को याद कर रहे थे। औरतों की व्यवस्था कुछ अलग थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल ली थी। दूल्हे को साथ लेकर उसे सलाम पर जाना था। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सलाम शब्द पहला यहीं आया। तो हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वे टाल गए। सुबह से ही कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा आभास कमल को होने लगा, लेकिन कोई भी उसके सामने खुलकर बात नहीं कर रहा था। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। तो यहाँ पर मोस्ट ध्यान देना है कि हरीश के ससुर किस पद पे थे। तो वह उनका नाम जुम्मन था और ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव में कई परिवारों के साफ सफाई का काम हरीश की सास करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में ही रहती थी, सरकारी मकान में। आसपास की देखा देखी जुम्मन ने उसे भी स्कूल भेज दिया था। देखते देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। साथ ही उसमें सुघड़ता भी आ गई थी, मतलब अच्छा व्यवहार, रहन सहन का ढंग। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई पड़ती थी। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। जुम्मन को घर वाले जिन परिवारों में काम करती थी उसमें अधिकतर रांगड़ थे। तो कहाँ के परिवारों में काम करती थी? रांगड़ के परिवारों में काम करती थी। कौन? जुम्मन की घरवाली अर्थात हरीश के ससुर। गांव देहात के नियम कायदे हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म थी जिसे न जाने कितनी सदियों से निभाया जा रहा था। तो यहाँ पर एक रस्म है जिसे हरीश को करना था। कौन सा रस्म है वो? सलाम, जिसके आधार पर कहानी का नाम रखा गया है।
हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। हम सलाम पर अपने लड़के नहीं भेजेंगे। रांघड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो ना छोड़ी जावेगी। ये बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं है। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भाड़े भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। हरीश ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था, मुझे ना ऐसे कपड़े चाहिए, ना बर्तन। मैं जो अपरिचित हैं उनके दरवाजे पर सलाम पर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक नियम था कि जो दूल्हा था उसे रांघड़ परिवार के दरवाजे पर जाकर सलाम करना था। और यहाँ पर हरीश पढ़ा लिखा सभ्य लड़का था, इन पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता था। हरीश ने जब भी किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह दरवाजे पर घूमते देखा तो उसे लगता था जैसे स्वाभिमान को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है, अर्थात टुकड़ों में बिखेरा जा रहा है। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता था। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज था, जो हमने नहीं पुरखों ने बनाया था, जिसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना 10 जरूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे जो समझे, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। आवाज़ सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा। कमल को अपनी ओर आते देखकर हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। प्रत्येक कार्यकलाप में कमल हरीश के साथ था, घर से लेकर यहाँ तक, लेकिन इस वक्त वह अपने आप को अलग महसूस कर रहा था। हरीश के पिताजी ने कमल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं बेटे, आप वहाँ बैठो, सामने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपके लिए एक चारपाई डलवा दी है। आराम करो, जात बिरादरी की कुछ समस्याएं हैं, हम निपटा लेंगे। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। कमल जाकर चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। जुम्मन के जवाई ने सलाम पर आने पर मना कर दिया है। गांव के रांघड़ बल्लू रांघड़ की चौपाल पर जुटने लगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है, कहाँ पर सब जुट रहे थे? बल्लू रांघड़ की चौपाल पर। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ों के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। गोल गोल लहरें घूमकर किनारों तक फैल गई थी। रांघड़ गुस्से में फनफनाए घूम रहे थे। बल्लू रांघड़ का सीकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से धकिया कर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव को सुना चुका था। कैसे एक चूड़े को उसने चाय की दुकान से जात छिपाकर चाय पीते रंगे हाथों पकड़ लिया। बाराती थी इसलिए छोड़ दिया। यह हरकत किसी और ने की होती तो अभी तक अर्थ ही सज रही होती। लोग सुनते और मजा लेते, साथ ही अपनी ओर से कुछ जोड़ देते। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। बल्लू रांघड़ हालात देखकर खुद जुम्मन के घर आया। आते ही उसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने फटकार सुनाई। जुम्मन, तेरा जमाई अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। जो नेक दस्तूर होता है वह तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतजार कर रही हैं, उसे लेके जल्दी आ जा। जुम्मन ने सिर पर लिपटा कपड़ा उतारकर बल्लू रांघड़ के पाँव में धर दिया। चौधरी जी, जो सजा दोगे भुगत लूँगा। बेटू को विदा हो जान दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीत ना जाने हैं। तभी तो कहूँ, जात को बच्चों के स्कूल ना भेजा करो। स्कूल जाके कौड़ सा इन्हें बालिस्टर बढ़ाना है, ऊपर से इनके दिमाग चढ़ जाएंगे। यूँ ना घर के रहेंगे ना घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी, जो लौंडिया को 10वीं पास करा दी। क्या जरूरत थी लड़की को पढ़ाने की? गांव की हवा बिगाड़ रहा है तू। अब तेरा जवाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है, उसे समझा दे, सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुना दिया। तो सलाम एक ऐसा रीति रिवाज था कि दूल्हे और दुल्हन को गाजे बाजे के साथ रांघड़ों के दरवाजे पर जा जाकर सलामी करनी थी और उसके बदले में उन्हें भेंट पर कपड़े लत्ते दिया करते थे। जुम्मन ने गिड़गिड़ाकर रिरियाहट भरे शब्दों में कहा, चौधरी जी मेरी लाज रख लो, मैं तो थारा गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब कुछ थारी ही गेल है। जो कहोगे करूँगा, बस करके
बेटी को विदा हो जाने दो, मैं थारे पाँव में नाक रगड़ूं। बल्लू रांगड़ गुस्से में फनफनाता चल दिया। जाते जाते चेतावनी देकर बोला, इन शहर वालों को कह देना कब्बा कभी भी हंस ना बढ़ सके हैं। कब्बा कभी हंस ना बन सके हैं। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। बल्लू को जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था वह? इस तरह डरा धमका क्यों रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया। सभी भय से सहम गए थे। बल्लू रांगड़ के जाते ही विदाई की तैयारी शुरू हो गई। जुम्मन ने जात बिरादरी की स्त्रियों को हिदायत दे दी थी कि टीके की रस्म जल्दी निपटाएं। बिना हो हल्ले के रांगड़ कभी भी रौला कर सकता है। शादी की सारी चहल पहल पल भर में सन्नाटे में सिमट कर बदल गई थी। इस सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में इस आत्मविश्वास और स्वाभिमान के जगते उगते सूरज की चमक दिखाई दे रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नरम पत्तियां हिल रही थी, मानो हौसला दे रही थी। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खाकर नीम की छांव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए। सामने दीवार की ओर मुंह करके एक 10-12 बरस का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू ओ दीपू कहाँ है? ये लौंडा भी बहुत दिक्कत कर रहा है। लड़के का नाम क्या था? दीपू। कितने वर्ष का था? 10-12 वर्ष का था। चूहों के घर पैदा होके बामनों सी बोले है। उसने दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा, तू यहाँ छुपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले रोटी खा ले देख कितना अच्छा मीट बड़ा है। बूढ़े ने मनाने की कोशिश की। ना, मैं नहीं खाता, इसे खाए मेरा मुंह। लड़के ने ऐंठते हुए कहा, पर क्यों, क्या हुआ इसमें? बूढ़े ने तल्खी से कहा, मुसलमान के हाथ की बड़ी रोटी मैं नहीं खाता। लड़के ने दूर हटते ही कहा, मुसलमान? कौन मुसलमान? वो जो गाड़ा यहाँ बैठा रोटी बड़ा रहा है। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर की ओर इशारा किया। वो यूँ तो हिंदू है, चलकर देख ले। बूढ़ा उसे खींचकर ले जाने लगा। लड़का घिसते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था। चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा। उसके हाथ की बड़ी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। अबे उल्लू की दुम, एक बार चल के तो देख ले, फिर कहना। बूढ़ा आदमी उसे घसीट कर भट्टी की ओर ले गया जहाँ नान बन रहे थे। लड़के के चीखने की आवाज़ लगातार आ रही थी, नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के की ओर देख रहे थे। कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज़ में दबने लगा था। कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। इस प्रकार से आप देखेंगे ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक प्रकार से किस प्रकार से जाति व्यवस्था का यहाँ पर अब भी पालन हो रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कहानी में संपूर्ण दिखाया हुआ है। और ये उस जाति प्रथा का विरोध करने वाली एक ऐसी मित्रता की कहानी है जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमल और हरीश की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।